ये जो आज पहरावर गांव के अंदर एक जमीन मिली है या यहाँ पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जा रही है, इसका श्रेय नवीन जैन को जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इस जमीन के साथ कोई कदरता टेक्निकल खेल किया तो उस बोर्ड को उखाड़ा था हमने जेसीबी से, बुलडोजर से। तो उसके बाद फिर मेरे ऊपर एफआईआर हो गई थी, 2 केस हो गए थे। और मुख्य रूप से बात ये थी कि फिर वो एक आंदोलन हो गया था बड़ा। ऐसा है, पहली बात तो कोई पार्टी मेरे को लाइक करेगा नहीं, सभी पार्टियों को मुर्दे चाहिए, मर्द किसी को चाहिए नहीं, सबको लोमड़ी चाहिए, शेर किसी को नहीं चाहिए। तो एक बार मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जो 2 उपलब्धियां मुझे लगता है 2 बड़ी अच्छी उपलब्धि, 80% में जरूर ये मानूंगा कि फेयर सिलेक्शन था, और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो एक काम अच्छा कर रहे हैं सैनी साहब कि भाई वो दिन रात लोगों के लिए दरवाजे जो खुले हैं, वो कह रहे हैं मैं जनता की अदालत लगाता हूँ, दरबार खुले। भाई कांग्रेस का मामला मैं क्या बताऊँ, वो तो 10 साल हो गए, 2 टूक कहते, कई टूक बोलिए, 20 टूक बोलिए होंगे। 6 महीने तक जिस पार्टी का जिसके 37-38 विधायक हैं, उस पार्टी का विपक्ष का नेता भी ना चुना जाए, उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी पार्टी लीडरशिप में कितना ताकत। चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति के अंदर समय समय पर कुछ ऐसा माहौल बनता है कि नेता और जो सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और उनकी बातों से लगता है कि फिर से कोई हरियाणा की राजनीति में गर्मी का माहौल होने वाला है। हालांकि जून का महीना है, पारा और तापमान पहले ही बहुत तेज है, लेकिन फिर भी हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर समय समय पर कुछ ऐसा ना हो जो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय ना बना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस बार मुद्दा कुछ अलग है। इस बार मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। इस बार बात एक ऐसे नेता की हो रही है, एक ऐसे समाज सेवी की हो रही है जो पहले एक पार्टी के बहुत समय तक प्रदेशाध्यक्ष रहे, उसके बाद भी जब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा, उसके बाद भी लगातार जनता के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर क्रांतिकारी तरीके से और बहुत ही ज्वलंत तरीके से उन मुद्दों को जनता के बीच में उठाते रहे, और लगातार जनता के साथ साथ आम आदमी की आवाज भी वो लोगों के बीच में जाकर उठाते रहे, और समय समय पर सवाल पूछते रहे सरकार के उन प्रतिनिधियों से जो विधानसभा में जाकर जनता की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जो 2007-8 के अंदर अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हैं, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का विस्तार होना शुरू होता है तो हरियाणा की कमान उनको दी जाती है। जी हां, नवीन जैन है इनका नाम, और नवीन जैन के नाम से आज कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इनके बेबाक अंदाज और इनके तीखे शब्दों के बाण से परिचित ना हो। आज अगर बड़े से बड़े नेता की बात करें तो हरियाणा के अंदर शायद हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री से और बड़े बड़े मंत्री और नेताओं से बात करने से पहले गुरेज करता हो या बड़ी नरमी में बात करता हो, लेकिन अगर तलखी में बात करनी हो और पूरी दबंगई के साथ बात करनी हो और जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाने हो तो पूरी मजबूती के साथ उनकी बात रखने का काम करते हैं नवीन जैन। तो आज हरियाणा की इस राजनीति में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। पिछले ही हफ्ते रोहतक के पहरावर गांव के अंदर परशुराम जयंती का कार्यक्रम किया गया। परशुराम जयंती जिसके ऊपर, उस जगह के ऊपर परशुराम जी की मूर्ति लगनी, भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी है। पिछले 3 साल से लगातार फरसा हाथ में उठाकर नवीन जैन खुद और उनके साथी इस बात को लेकर हरियाणा की जनता के बीच में, लोगों के बीच में है कि वहां पर परशुराम जी की, भगवान परशुराम की प्रतिमा लगनी चाहिए और उसी जगह पर लगनी चाहिए। परशुराम जयंती होती है, उसमें मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री, ब्राह्मण मंत्री या जिसको कह सकते हैं अरविंद शर्मा शामिल होते हैं, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली के साथ बहुत सारे मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन उसका एक अलग ही एंगल देखने को मिलता है जब हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कुछ आकर नवीन जैन का समर्थन करते हैं और ये कहते हुए सुनाई जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आज पहरावर गांव के अंदर एक जमीन मिली है या यहाँ पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जानी है, इसका श्रेय नवीन जैन को जाता है, जिन्होंने 3 साल पहले इस बात का झंडा बुलंद किया था। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए और हरियाणा की राजनीति के परिवेश में कुछ और मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रोहतक से सीधे जुड़े हैं समाज सेवी और नेता नवीन जैन। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत राम राम भाई साहब। और ना तो मैं कोई समाज सेवक हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ। हम तो अपना टाइम पास कह लो, काम चलाओ कह लो, कहते हैं ना अपना देसी भाषा में। जी
आप जैसे आप है वैसे ही हम हैं बस। जी नवीन जी, आप जनता के बीच में रहते हुए ये आपका बड़प्पन है कि आप लगातार जनता की आवाज उठाते हैं और बहुत से ऐसे मुद्दों पर शायद जहां बड़े बड़े नेता भी गुरेज कर जाते हैं सवाल पूछने से, वहां नवीन जहीन अपने दबंग अंदाज में, एक अलग अंदाज में जनता के चुने हुए बड़े बड़े प्रतिनिधियों से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। खैर, बात करते हैं नवीन जी, 3 साल पहले पहरावर को लेकर ये जो मुहिम शुरू हुआ, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को लेकर नवीन जैन जनता के बीच में जाते हैं, एक आवाज उठाते हैं, एक आवाज बुलंद करते हैं कि वहां पर जमीन दी जाए और भगवान परशुराम जी की मूर्ति को स्थापित किया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हफ्ते के बाद जब से भगवान परशुराम जयंती का आयोजन हुआ है रोहतक के पहरावर गांव में, लगातार आप मीडिया में हैं, बात रख रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री नेता लोग वो भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज आप चैनल फॉर न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, तो इस पूरे मुद्दे पर बताएं कि जब आपने ये बात शुरू की थी, मुहिम शुरू किया ना, तब से लेके आज तक मैं चाहूंगा जो भी घटनाक्रम रहा है एक बार पुनः आप उस घटनाक्रम को दोहराएं। देखो, ये जो पहरावर की जमीन है, ये एक ब्राह्मणों का गांव है। गौड़ संस्था को ये जमीन दी गई थी पहरावर गांव के लोगों ने। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इस जमीन के साथ कोई कह देता टेक्निकल खेल किया, कोई किसा खेल किया, कोई कैसा खेल किया, लेकिन जो भी हुआ खेल हुआ। 14 साल के करीब इस जमीन के ऊपर कब्जा रखा 2 सरकारों ने जी। तो ये जमीन ब्राह्मणों की थी, गौड़ संस्था को देनी थी। तो समाज के लोग अर्जे घूम लिए थे, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री सबके पास जाके घूम लिए थे। मेरे पास तो सबसे लास्ट में आए थे। और वो जमीन पे कब्जा था, उस पर निगम का बोर्ड लग रखा था। ये मई की शायद अप्रैल की बातें हैं, मार्च अप्रैल की होंगी शायद 2022 की जी। तो उस बोर्ड को उखाड़ा था हमने जेसीबी से, बुलडोजर से। ये 2022 की बात है, जब 2022 की जी। तो उसके बाद फिर मेरे पर एफआईआर हो गई थी, 2 केस हो गए थे। और मुख्य रूप से बात ये थी कि फिर वो एक आंदोलन हो गया था बड़ा, और लगातार वो फिर जब मतलब करीब 2.5 साल बाद उस लड़ाई को 3 साल मान के चलो आप, जब हुए उस लड़ाई को, तो उस लड़ाई के दौरान बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ी हमें, व्यक्तिगत भी, सार्वजनिक भी, हर तरह से चीजें। तो कुल मिला के वो जमीन सरकार को देनी पड़ी। मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे उस टाइम पे जी। तो उस जमीन जब पहली बार जो प्रोग्राम करवाया गया था मई 2022 में, तो मैंने सभी नेताओं को, हर पार्टी के, हर बिरादरी के लोगों को वहां पे बुलाया था। और ये मंत्री जी भी वहीं पे थे, दादा गौतम जी भी वहीं पे थे, और दूसरे कांग्रेस के नेता कुलदीप वत्स थे, बलराज कुंडू निर्दलीय थे। हर बिरादरी का और हर पार्टियों के लोगों को बुलाया। तो उस लड़ाई में ये मंत्री जी अपना घोड़ा लेके भाग गए थे जब युद्ध शुरू हुआ। ये कह के कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, फलाना धकड़ा। बाद में माफी वीर बन का घूम गया था अपने। उस टाइम तो कह रहा था मनीष ग्रोवर महापुरुष है, फिर बाद में उससे गला खीर लवा था। तो ये बात अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वहां भगवान परशुराम का फरसा और त्रिशूल स्थापित है भोलेनाथ का, और ना मैं कोई श्रेय लेना चाहता। ये श्रेय भोलेनाथ को, भगवान परशुराम को, पहरावर गांव को, छत्तीसगढ़ प्रसादारी भाईचारे को। तो मुझे इसमें ये तो, लेकिन ढिंगा मस्ती करने की भाई ने सोची कि पहरावर में आकर एक श्रेय ले लो, मेरे को हाउस अरेस्ट करवा दो। अब बात ये है ना कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, ट्रम्प की रैली करवा रहे, वो तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। ये कैसे हो जाए? मतलब सच के ऊपर कैसे टीप ले भाई सफेदी कर दोगे? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जिंदा जी जाएंगे जिंदा होते हुए, तो वो तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो हमने तो ये था भाई तू देख ले, करके देख लिया, वो बता भी दिया होगा हमने, जो थोड़ी कोई किसी को, आपको किसी शरह को, किसी उसको खाना देंगे। अरे मेरा मत नाम ले, ये तो क्या इसका है ना, वही 36 बिरादरी के भाईचारे में 36 बिरादरी के प्रसादारियों ने, वो कोई दया में थोड़ी लगी हुई थी, फरसे के दम पे ले रखी थी वो जमीन, वो किसी दया पे नहीं रखी मेरे भाई। तो वो चला हुआ। अब ये अभी प्रोग्राम हुआ था हमारा 25 तारीख को था, अभी उनका प्रोग्राम 30 का था, सरकारी था। पहले क्रांतिकारी प्रसादारी का 25 का था।
तो उसमें 2-4 बाबा ने बुला के, 2 बाबा ने जेल में बैठे हैं, बाबा की भीड़ भाड़ बुला गए, अपना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने देखा कुछ है ही नहीं वहां पर। जब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे तो 1400 आदमी भी नहीं थे, कुर्सी लगवा रखी थी 14,420। तो जी जी आपने आपने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नवीन जी की, जिसमें 2-3 बातें आपने खास तौर पे कही कि भाई एक आपने मुद्दा उठाया कि भाई अनिल विज जो है वो रोडवेज के मंत्री हैं, उनके बाद ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं। 700 बसें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोडवेज की सतलोक आश्रम पहुंच जाती हैं और ना तो ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को पता है कि वो 700 बसें कैसे पहुंच गई, किसकी जानकारी से पहुंची और किसने उनको अनुमति दी कि वो बसें वहां पहुंच जाए। तो ये जानकारी नवीन जैन तक पहुंचती है और ये कैसे हो सकता है कि प्रदेश के मंत्री जी तक ये जानकारी ना पहुंची हो? अब वो पता नहीं कौन से संटापे में पड़े, कुंभकर्ण नींद सो रहे होंगे मंत्री जी, मैं क्या बताऊं भाई। अब 700 बस एक आश्रम में 500 बस जा रही हैं, तो वो तो लोगों ने भी देखा वहां, जितने भी लोग गए हुए थे वहां पे। उसके अलावा जो खुद उनके जो अनुयायी है वो भी रुक के मार मार के बता रहे हैं कि जो भी चीजें हैं किस तरह से बताया गया कि गुरु जी, भगवान जी जो भी है उनकी अपनी विचारधारा है। बताया गया कि जेल से दर्शन दिलवाओगे, क्या होगा वो क्या हुआ, क्या क्या हुआ। मुझे मतलब मैं आपको बताऊं कि ये अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो इस पूरे मामले की, पता नहीं क्या क्या हुआ भाई साहब, बहुत बड़े बड़ी चीजें हुई। आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 वीडियोस भी दिखाए थे। एक अरविंद शर्मा जी के समर्थक का ही शायद वीडियो दिखाया था आपने, जिसमें वो कह रहे थे, क्योंकि अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं भाई कट्टर कबीरपंथी हूं, तो उनके जो वीडियो आया था उन्होंने कहा था कि ये नकली कबीरपंथी हैं। तो वो तो और एक मैं तो बाबा बैठे हैं, जो बाबा बैठे हैं उनके ये क्या है, कुछ आपने उसके बारे में प्रतिक्रिया दी थी बड़ी विशेष तौर पर। देखो, मैंने यही कहा था कि वो कह रहे हैं मंत्री जी की मैं कबीरपंथी, हम तो परशुराम वंशी हैं, हम तो भोलेनाथ के वंशी हैं भाई। हम तो भगत सिंह वंशी, चंद्रशेखर आजाद, मंगला पांडे, सुभाष चंद्र वंशी हैं। हम तो बाबा खाटू श्याम वंशी हैं, बजरंगबली वंशी हैं। और उनके ही अनुयायी ने बताया कि तो नकली कबीरपंथी बताया गया। मैंने तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने ही बताया कि कैसे काल ने ठगा, कैसे अब उनके अनुयायियों को भी कैसे ठगा गया। वो तो खैर वो कह रहे थे कि काल ने ठगा, काल पता नहीं, इसको काल बता रहे थे मंत्री जी को। तो मैं तो ये कह रहा था भाई, ये बैठे जो बाबे बैठे हैं जेलों में बैठे, बाबाओं का पंछी है ये। पंथी उनकी तो पता नहीं किसी के हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। और कबीर तो बड़ा संत महात्मा आदमी था, उसका मतलब उसका आदमी की मन मुझे तो नहीं पता, कभी कबीर ने 3-3 4-4 पार्टी बदली होंगी, या कबीर ने ऐसे आश्रमों में भेज के लोग बुलाए होंगे, बस भेज गए। आपकी अगर बात मानिए 700 बसें अगर सतलोक आश्रम पे गई और वहां से लोग लेके गए, पर उसके बाद भी मात्र 1400 लोग आप कह रहे हैं कि उस रैली में थी और कुर्सियां 14,000 से ज्यादा थी, तो बाकी लोग, इसका मतलब केवल वो बसों के माध्यम से ही लोग पहुंचे, बाकी लोग पहुंचे नहीं उस कार्यक्रम में? मैं मेरे बस की झूठ बोलनी है नहीं भाई साहब। आपके पास कोई रिपोर्टर होगा, जानकार होगा यहाँ से, या कोई CID जो भी रिपोर्ट करती है, उनसे पता कर लो। जब मुख्यमंत्री साहब जब भाषण दे रहे थे उस टाइम तो 1400 भी मैंने ज्यादा बता दिया थोड़ा इज्जत रखने के लिए। पता करो, एक तो वीडियो नहीं है जी, एक तो वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और साथ में गैदरिंग दिखाई जा रही है, बता दो आप। लेकिन एक बात मैं इसमें जरूर जी नहीं जी, हाँ तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आजकल तो डिजिटल जमाना भाई साहब, चेक कर लो, कहीं पे भी पता चल जाएगा जी। मैं एक इसमें बात और कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक मंच से कई बीजेपी के नेताओं ने और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी इस बात के लिए मुखर कंठ से प्रशंसा की कि भाई जो भी कहे, चाहे आज सरकार इस बात का श्रेय किसी को दे, छत्तीस बिरादरी को दे, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि नवीन जयहिंद ने जिस तरह से इस बारे में भूमिका निभाई और जिस तरह से इसका झंडा बुलंद किया, आपके सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने भी इस बात को माना, योगेश्वर दत्त ने भी माना, फिर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के कुलदीप वत्स ने भी कहा, बहुत से ऐसे नेताओं ने कहा, बल्कि राम कुमार गौतम का भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। हालांकि उन्होंने बड़ी एक आपत्तिजनक सी एक स्टेटमेंट दी थी, शायद उन्होंने अरविंद शर्मा को आपसे कंपैरिजन करते हुए कहा था, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लोगों ने भी इस बात को माना है और सार्वजनिक मंचों से कहा है कि भाई नवीन जयहिंद ने जो भूमिका निभाई है इसमें,
उसको इस बात से नकारा नहीं जाता, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का श्रेय देना चाहिए। आप ले या ना श्रेय ले वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंचों से बात कही। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना माना। बाकी मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन चलो फिर भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन उनको फिर बाद में यहाँ पे जब ये प्रोग्राम था उससे पहले डराया धमकाया गया और उनसे कोशिश करवाई गई कि नवीन जैन का नाम मिल जाए, आप मंत्री जी का नाम लो। डराया गया, धमकाया गया। बड़े बड़े लोगों ने उस टाइम पर, अमले शर्मा जी भी थे, जनरल डीपी वत्स जी भी थे, कांग्रेस के भी थे, जितेंद्र भारद्वाज भी थे, कुलदीप वत्स भी थे, योगेश्वर दत्त भी थे, और भी बहुत से लोग थे, वरिष्ठ लोग थे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर मानते हैं तो। और मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि ये तो सब ने मिलजुल के ऊपर है। लेकिन अभी उनको भी डरा धमका के कहा गया कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। मैं तो भाई, मैंने जबरदस्ती बंदूक तो सिर पर रख के उनसे करवाया नहीं था कुछ ना। मेरी इतनी कैपेसिटी में उनके सिर पर बंदूक रखूं। नवीन जी, हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। 2020 में आपने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था। 2020 के बाद से आप लगातार, जैसे कि आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि एक आम आदमी की तरह है, उसी तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं। ना आप नेता है ना समाज सेवी है। लेकिन क्या लगता है कि अगर किसी पार्टी के साथ जुड़कर अगर आप अपनी बात रखते हैं तो उनके जनाधार, उनकी बात, उनकी विचारधारा के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात को मजबूती मिलती है। और अगर किसी पार्टी के साथ नहीं भी जाना चाहते या भी नहीं है, तो क्या आने वाले समय में नवीन जयहिंद के माइंड में कोई ऐसी बात है कि किसी पार्टी से जुड़ा जा सकता है, किसी विचारधारा के साथ जुड़ा जा सकता है, जिससे अपनी बात रखने के लिए एक मजबूत मंच मिले? ऐसा है कि पहली बात तो कोई पार्टी मेरे को लाइक कराएगी नहीं। सभी पार्टियों को मुर्दे चाहिए, मर्द किसी को चाहिए नहीं। सबको लोमड़ी चाहिए, शेर किसी को नहीं चाहिए। एक बात, क्योंकि बोलने वाला आदमी, सच बोलने वाला आदमी किसी जगह सूट भी नहीं करता, मैं आपको बताऊं। तो उसके लिए तो मुझे फिर थोड़ा आदमी को अपने आप को बदलना पड़ता। मेरे बस की है नहीं बदलना ना। मुझे ये पार्टी सिस्टम में अच्छी तरह से देख चुका हूँ। कल क्या होता है मैं इतनी सोचता नहीं हूँ। मैं तो आज की सोचता हूँ, शाम को मर जाता हूँ, सुबह जिंदा हो जाता हूँ। कल क्या होगा वो भोलेनाथ जो करेगा वो तय है। मैं तो कुछ कह नहीं सुनने वाला हूँ नहीं। मैं क्या करूंगा, राजनीति करूंगा नहीं करूंगा, पार्टी में जाऊंगा, किसी में जाऊंगा, क्या करूंगा, बाबा बनूंगा तो मैं, और क्या मैं बन जाना। मैं आई डोंट केयर। मैं कोई चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज में जीता हूँ, आज मेरा ठीक है गलत है, मैं जो भी कुछ हूँ, मैं अब आज आपसे बात कर रहा हूँ, यही है। अब क्या होगा विचारधारा वगैरह। ये रही बात की पार्टियों में, ये सारी पार्टियां भी यही थे, सारे एमएलए एमपी भी यही थे। जब हरियाणा में लाखों बुजुर्ग परेशान थे पेंशन की वजह से, फैमिली से, कोई बोलने वाला नहीं था, तो कहाँ थे फिर ये उस टाइम पे सारी पॉलिटिकल और सारे एमएलए एमपी? फिर जब बच्चों की नौकरियों की बात आई तो उस टाइम पे कहाँ पक्ष विपक्ष से, कहाँ एमएलए एमपी फलाने के घंटे कहाँ थे उस टाइम पे? ये क्यों नहीं आवाज उठाई? मेरी तो चलो पार्टी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो पब्लिक ना पार्टी ना पैसे ना कुछ नहीं है। मेरे पास तो कोई पोजीशन ना पद ना। लड़ाई लड़ने की हिम्मत है, वो लड़ते हैं, लोग साथ देते हैं, ठीक है। ना दें तो भी ठीक है। मेरे को इन चीजों पे नहीं पड़ना। मैं पोजीशन में की बात है तो पोजीशन में बहुत है। अब ये मंत्री जी भी तो पोजीशन में ही है, और दूसरे भी तो मंत्री हैं, एमएलए एमपी भी तो है। उन्होंने के धरती बुद्धि मार दी, क्या ऐसा बदलाव कर दिया कि हाँ ये चीजें, अगर ये बदलाव की चीजें हैं। मैं ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल की तरीके से काम नहीं करना चाहता। और मेरा काम है कि किसी भी मतलब सिस्टम में एक इस तरह का सुधार होना चाहिए कि जो लोगों को महसूस भी और जो लोगों को दिखाई भी दे। नवीन जी, अगर चलिए बात करते हैं, मान लीजिए आज नवीन जी, आपने कहा कि भाई मैं आज भी जीता हूं, फर्ज करिए आने वाले समय में नवीन जी किसी ऐसे पद पर पहुंचते हैं, ऐसी कोई स्थिति में पहुंचते हैं कि उनके पास अथॉरिटी है व्यवस्था परिवर्तन करने का, समाज के अंदर कुछ चीजों को बदलाव करके अच्छी दिशा देने का, तो आपके लिए प्राथमिकताएं कौन सी रह सकती है आने वाले समय में भी? आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर आप किन चीजों की? ये तो मेरे भाई काल्पनिक सवाल है। पहली बात जी, जब हम कुछ भी नहीं है उसके बावजूद भी बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, तो कोई अथॉरिटी होगी तो हम क्या करेंगे, मैं क्या बताऊं इस बारे में। तो भाई साहब चलिए हम इस पे बात करते हैं कि बीवी बच्चे तो है नहीं, मैंने बीवी बच्चों का ध्यान रखना है। मेरा तो 24 आवर ये काम है, या तो अपना खाओ पियो सो आराम करो, या लोगों के काम करो। मेरे पास तो कुछ है नहीं है। मैंने को कोई, तो हमारे पास अथॉरिटी होगी तब हम क्या करेंगे। ये ट्रेडिशनल तरीके से तो मैं कुछ करने वाला आदमी हूँ नहीं, कुछ न कुछ अलग ही करते हैं। भी तो अलग ही। हाँ, चलिए हम बात करते हैं। चलिए भविष्य के घर में छोड़ते हैं इस बात को, समय के घर में छोड़ते हैं इस बात को। लेकिन आज आप बात करें, आज आप हरियाणा में रह रहे, इतने साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, लोगों के बीच में रहे,
अभी करंट में आपको क्या लगता है कि इस टाइम हरियाणा के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चाहे सरकार उन पर काम करने की जरूरत है और लोगों के वेलफेयर के लिए उन पर गौर करने की जरूरत है? देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि कोई भी सरकार है, कोई भी हो चाहे, उसमें जी कोई कहावत है कि माँ भी दूध नहीं पिलाती तब तक बच्चा रोता है। तो ये तो जी सरकार है, ये तो सरकार है, माँ भी नहीं है। तो सरकार क्यों दूध पिलाएगी आपको बिना बोले? और लोग बोलना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते, ना बोलना चाहते। अब लोग भी क्या करें, सबकी अपनी अपनी जिंदगी की मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं। विपक्ष है, उनको ईटी सीटी के डर से, केसों के डर से वैसे डराए रखते हैं, तो फिर बोलना क्या है? तो मुद्दे हैं आज के दिन हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बेरोजगारी तो है ही है कि जो जॉब है उसका जो प्रोसेस है वही बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। कानून व्यवस्था है बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से इशू हैं मेरे भाई, कि जब आप इशू बेस पे बात करोगे तो उस टाइम पे मतलब जब आप लोगों के बीच में जाओगे, अलग अलग इशू हैं। हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में बड़े बड़े, उनमें किस तरह से लूटमार होती है। गरीब आदमी, उसका कोई इलाज होता नहीं, गरीब आदमी का बड़ा कहीं ऐसे पढ़ नहीं सकता कोई। तो बहुत से ऐसे इशू हैं जो जिनको लोग इशू मानते ही नहीं है। तो इशू भी तो यही होने चाहिए। अब जहाँ पे अपना जाति का समीकरण, अक्षत्र का, भाषा का, कहीं किसी का, कहीं किसी का, कहीं फरी का भी, इस तरह की चीजें भाई साहब, यहाँ सौदा सिस्टम जब सत्यानाश हो रहा है, राम भरोसे देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है। आपने बड़ी सही बात कही नवीन जी कि आज के समय में प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, जिस पर मनमाने तौर पर मोटी फीसें वसूली जाती है प्राइवेट स्कूलों में और अस्पतालों के अंदर भी जिस तरह से निजीकरण हावी है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी, और शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है। अगर पेशेंट प्राइवेट और बड़े बड़े 5 सितारा 7 सितारा अस्पतालों में जाता है, तो आपको नहीं लगता कि नवीन जैन जो लगातार इस अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिन पर लगता है कि शायद ना सत्ता पक्ष बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है, तो ये जो दो एक ऐसे आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो क्या नहीं लगता कि नवीन जैन को इस बारे में भी कोई ना कोई मुहिम चलाना चाहिए? क्योंकि आपने बात की कि सरकार भी तब तक सुनती नहीं जब तक जाकर उनके सामने उस आवाज को उठाया ना जाए। अरे भाई साहब, मैं किस किस चीज की क्या आवाज उठाऊं? मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा इतना ब्योतना ना, मेरे पास इतना सिस्टम है। लोग चाहते नहीं, लोग अब सब कुछ उनको चाहिए, घर बैठे बैठे उनको खीर भी खवा दो, हलवा भी खवा दो, साग पूरी भी खवा दो। अब भंडारा भी लगता है तो भंडारे तक तो आना पड़ता होगा ना, है? भंडारे के आयोजक भी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों की के लिए इशू होता है वो चीज, वो लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। हम 45 डिग्री तापमान में लू में जावे, चक्कर खाना पड़े, ग्लूकोज चढ़वाए जावे। भाई ये काम धंधे अलग तरह के। मैं कोई किसी से पैसे लेके तो कोई वो करता को ना, कोई मन ये ना कोई। मेरे तो अपने जो भी 100-200 500 कह लो आदमी बेचारे हैं, वही साथ से करते हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, हमने बड़े मुद्दों पे बात करके देखी, उठा के भी देखा, बड़ी ताकत लगती है। बहुत मुश्किल होती है चीजों को, बहुत आपको पर्सनल भी झेलना पड़ता है, आपको वैसे भी झेलना पड़ता है। कुछ नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, आपके मुद्दे ठाओ ना ठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आदत खराब है इसलिए ठा लेते हैं, नहीं तो मैं ठीक है घर बैठे बैठे कहते हैं वो बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया चेंज कर रहा है, उनका इतना ही सही होगा। तब ये बात मैं, मेरी कोई पार्टी तो है नहीं, कोई वोट देगा या मैं कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहा। अब तो चुनाव भी अभी तो 4 साल बाद होंगे। तो मेरे को इन चीजों से क्या है, वो पहले तो 6 साल पहले तो ये क्या करते लोग, चुनाव के चक्कर में है कांग्रेस में जा, बीजेपी में जा। ये मैं मेरे बस की को नहीं बात। मेरा जितना ब्योंत है बस की है वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ हर आदमी को अपने घर बैठे चाहिए। मेरा इतना ब्योंत है नहीं कि मैं किसी को घर बैठे खीर हलवा खवा दूं। जिसका मुद्दा है वो अपनी लड़ाई लड़ो, हम जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करेंगे। क्योंकि बहुत तरह की, अलग अलग तरह की राजनीति हो भाई साहब। कितना काम भी कर लो फिर भी गाड़ा मिलेंगी, कितना कुछ कर लो फिर भी बूंदी बाटा होगी। तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि भी क्या बाटा हुआ क्या नहीं है। तो मैं कोई भी काम करता हूँ वो एक, मुझे नहीं चाहिए रिवॉर्ड, नहीं चाहिए मैं, क्योंकि मुझे भी उसका रिवॉर्ड ये चाहिए कि लोग जय जयकार, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी इस तरह की चीजें। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि लोगों तो कम से कम की लोग इतना तो करें कि अपनी आवाज तो उठाना तो सीखें। मेरा इतना ही मकसद है, मेरा कोई ज्यादा मकसद है नहीं। बात समाज की आती है, किसी भी चीज की आती है, तो मेरा तो काम है कि भाई लोगों को, समाज को जगाऊं, 36 बिरादरी के भाईचारे को जगाऊं कि भाई भाईचारा बनाए रखो। कोई भी सिस्टम है, सरकारें हैं, अपनी आवाज ऊंची करोगे तो कुछ ले बैठोगे,
नहीं तो घर बैठे ने कोई कुछ ना दिया है। नवीन जी, आप हरियाणा प्रदेश के एक नागरिक भी हैं। पिछले 10 साल से और अभी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बेहद न्यूट्रल सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बतौर हरियाणवी नागरिक के तौर पर। लगभग 9.5 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 2 टर्म में सरकार रही, तो मनोहर लाल खट्टर उसमें मुख्यमंत्री रहे, और पिछले मार्च में नायब सिंह सैनी को इस प्रदेश की कमान दी गई, और तीसरी बार जब सरकार बनी तो फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर की अगर टर्म की बात करें तो उनके कार्यकाल की जो मुख्य उपलब्धियां बताई जा रही हैं, जो बना दी बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार कह रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर ले, और इस तरह के कई किसानों को लेकर कई चलाई। अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो नॉन स्टॉप हरियाणा को लेकर जिस तरह से वो विकास के पथ पर ले जाने की बात करते हैं, तो एज अ बिल्कुल हरियाणवी नागरिक के तौर पर, बिना पार्टी और उससे संबंध रखते हुए, अगर आपको इन दोनों में से भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री, तो आपको क्या लगता है कि आप किसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? देखो, पहली बात तो इसकी तुलना करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा है, एक को अभी शायद साल हुआ 9.5 महीने रहा है जी। जहां तक मुख्यमंत्री खट्टर साहब की बात हो, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा लड़ाई तो किसी ने मुख्यमंत्री साहब के साथ की नहीं होगी। बहुत से मुद्दों पे, मुद्दे पे नहीं, बहुत से मुद्दों पे बिल्कुल आर पार की लड़ाई थी। उसका मतलब मुझे कोर्ट केस तारीखें भुगतनी पड़ रही है, बहुत सी समस्याएं मेरे सामने जीवन में आई हैं, बहुत आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। हर चीजें, कोई बात नहीं, वो मुख्यमंत्री थे, हमने भी खूब उनको बला बुरा कहा, कोई बात नहीं। लेकिन इस कई चीजें ऐसी हुई हैं उनके राज में, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं आपको कभी ध्यान होगा तो मैं कभी इस चीज में भेदभाव नहीं करता, को बीजेपी या कांग्रेस करना करता, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, तो हरियाणवी नागरिक मैंने तभी आपसे कहा। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जो 2 उपलब्धियां, मुझे लगता है जो 2 बड़ी अच्छी उपलब्धि हैं। एक तो चलो पर्ची खर्ची का तो चलो इनका ये कहते ही रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 80% अब वो नौकरियां, क्योंकि अपने लेवल पे भी बहुत बड़े गड़बड़े भी हुए, पेपर आउट हुए, सारी चीजें, लेकिन नौकरी जो दी गई है वो बहुत मुश्किल से मिली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 80% में जरूर ये मानूंगा क्योंकि फेयर सिलेक्शन हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी चीज जो उनके राज में हुई है, कि उनके राज में एक चीज ये हुई है कि जो मीडिएटर थे, एजेंट टाइप के सिस्टम लोगों का था, अलग अलग चीजें काम करवाने का फलाना कड़ा, वो काफी कम हुआ। एक तीसरी चीज, मैं एक और चीज आपको मैं बताऊंगा कि हरियाणा में जो मान लो जो एक उसको मतलब पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं समान विकास टाइप का, तो हरियाणा में अलग अलग जगह पे ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट जो हुई है तो वो सबकी बांट के हुई है। ये उनके एक प्लस पॉइंट थे, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो अभी भी नियम है, तो अभी भी ये बात कहता हूँ, मेरी तो जब 1-2 बार उनसे बात हुई तो उस टाइम पे भी मैंने ये बात कही थी उनकी। तो उनका पॉलिटिकल ना होना तो बहुत सी चीजों का फायदा भी हुआ है। पॉलिटिकल आदमी को काफी मुश्किलें होती हैं बहुत सी चीजों में करनी। अब रही बात सैनी साहब की, तो सैनी साहब को तो अभी वो क्या है ना भाई, हाँ वो एक काम अच्छा कर रहे हैं सैनी साहब की भाई, वो दिन रात लोगों के लिए दरवाजे जो खुले हैं, वो कह रहे हैं मैं जनता की अदालत लगाता हूँ, दरबार खुले हैं, अच्छी बात है। वो एक फिल्म में डायलॉग सुना होगा, बोला अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। तो मैं ये अन्ना को मुख्यमंत्री साहब के कहता हूँ 8 घंटे तो सो भी लिया करो। मैं तो 1-2 बार जब बात हुई मैंने तो कहा था, मगर आप अच्छा काम कर रहे हो सीएम साहब। और ये जो पॉलिसी थी, ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उस टाइम पे मैंने उनको कहा था कि हर एमएलए एमपी आपकी पार्टियां कम से कम या दूसरी पार्टियों के भी दरबार लगाए और एडमिनिस्ट्रेशन लगाए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका पुलिस का इशू है तो एसएचओ को भी बैठना चाहिए 1 घंटा की, इस टाइम से एसएचओ मिलेंगे भाई, एसपी से लेकर डीजीपी तक बैठना चाहिए। जब तक सिस्टम में मुख्यमंत्री साहब दरबार लगाते रहो, कितने लोग चंडीगढ़ जाओगे? वही दरबार अगर मान लो एक प्रोसेस के तहत जाओ कि भाई शिकायत एसएचओ से, लेकिन डीजीपी तक आदमी गया लेकिन किसी ने सुनी नहीं, फिर मुख्यमंत्री के पास जाओ, फिर तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें सिंबॉलिक होती है, लेकिन उनको मैं तो यही कहूंगा ये उनका एक अच्छा हुआ है। लेकिन अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं नहीं कह सकता कि वो अच्छे मुख्यमंत्री होंगे बुरे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये जैसे नया सीएम नई बहू की तरह होता है, तो नई बहू जब आती है तो पूरा गांव उसको 1 साल तक देखता ही है, भाई लंबी है, ठाटी है, सुथरी है, मोटी है, छोटी है, पतली है, भाई किसी बोल रहा है। 1 साल के बाद पता चलता बहू किसी है, ठीक है ना। फिर सासू भी बता दे, बोला भाई पड़ोस भी बता दे, फिर उसका आदमी भी बता दे, सब बता दे। तो कहने का मतलब है 1 साल
अभी मुख्यमंत्री साहब को, क्योंकि इस कार्यकाल में जो है, क्योंकि उस टाइम पे चुनाव थे बीच में, इस तरह की चीजें हुई हैं, तो 1 साल के बाद बताया जा सकता है। तो नया मुख्यमंत्री नई बहू के समान है। और मैं तुलना बिल्कुल नहीं करूँ, बहुत सी चीजें, बहुत से फेलियर रहे खट्टर साहब के, बहुत फेलियर रहे बहुत सी चीजों में। अभी ये फेलियर ही चल रहा है। ये भी जो अब सीईटी वाला जो था इशू, कितने दिन तक, मतलब कैसे कहा गया, कैसे जब बेरोजगारों की हमने बारात निकाली थी, कहीं वो बारात निकाली, कहीं जाकर 2023 में मेरे ख्याल में निकाली थी, 25 में भर्ती हुई, और भर्तियों के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी मेरे को। तो और लोगों ने लड़ी अलग अलग। कहने का मतलब ये है कि सबके अपने प्लस नेगेटिव होते हैं। हर सरकार के प्लस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हर मुख्यमंत्री के अपने प्लस नेगेटिव होते हैं। तो वही मुख्यमंत्री जी के बारे में 1 साल बाद से बता दूंगा, ये बार नहीं लोग। वैसे तो 1 साल पूरा होगा, लेकिन इस बार सरकार बने 1 साल तक देखते हैं। आपकी बात के हिसाब से तो पूरे तौर तरीके और सबके सामने आ जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल और लूंगा, अगर हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी, जो कि इस बार बहुत पूरे आत्मविश्वास से लबरेज थी कि भाई साहब इस बार हम सरकार बना जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन चलो नतीजा सबके सामने जो उलट हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल गांधी ने हाल ही में चंडीगढ़ का दौरा किया और सारे पर्यवेक्षकों, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, और ये बात खैर वो कई बार कह चुके हैं कि भाई साहब अपनी गुटबाजी दूर कर दो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और पार्टी के वेलफेयर के लिए काम करो। क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी की जो ये सीधी सीधी दो टूक बात है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेताओं को, इस बार कुछ काम करेगी या ये ज्यों का त्यों ही रहेगा सिर्फ? रवि जी, आपको आवाज आ रही है? मैं सवाल दोहराऊं? जी बताओ। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह राहुल गांधी इस बार चंडीगढ़ में, जब उनका भी हाल ही में दौरा हुआ और चंडीगढ़ में उन्होंने पर्यवेक्षकों के साथ सारे अपने कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग की और उनको दो टूक शब्दों में कहा कि भाई साहब ये अपनी गुटबाजी छोड़ दो और पार्टी को सर्वोपरि रखो, और जो संगठन तुम लोगों ने 10 साल से नहीं बनाया वो संगठन बनाओ और इस महीने के एंड तक संगठन बनाकर पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करो। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो, पहले भी बहुत बार कहा, लेकिन आज तक वो इंप्लीमेंट और धरातल पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार कि इस बार राहुल गांधी का जो दौरा चंडीगढ़ रहा है कुछ रंग लाएगा और कांग्रेस पार्टी कुछ संगठन बनाने में कामयाब होगी, एकजुट होगी, या फिर लगता है कि जो प्रदेश के कांग्रेस के नेता है ये जो के तो ही बस घुमाते रहेंगे? भाई कांग्रेस का मामला मैं क्या बताऊं, वो तो 10 साल हो गए, दो टूक कहते, कई टूक बोलिए, 20 टूक बोलिए होंगे, तो अगर साल में भी एक बार कहीं हो गए होंगे तो दो टूक कह के तो 20 टूक हो गए होंगे आराम से, बड़े आराम से। बात मुझे नहीं पता, वो कदे घोड़े बता दें, कदे घास चराले, कदे लंगड़े, कदे किसी मेरा नहीं घोड़े हैं, कदे हैं कि मन तो मेरा नहीं वही बात ना, मेरा तो क्या लेना देना इन बात तो कांग्रेस वाला ही बात, कांग्रेस वाला जो पूछो। अब वो विपक्षी दल में तो ये तो सवाल जरूर उठा सकूं, कोई विपक्षी तो शायद नेता अभी बना ही नहीं हुआ मेरे ख्याल में, नहीं ना? नहीं भी नहीं बना जी। अरे जिस पार्टी का 6 महीने तक जिस पार्टी का, जिसके 37-38 विधायक हैं, उस पार्टी का विपक्ष का नेता भी ना चुना जाए, उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी पार्टी लीडरशिप में कितना दम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब सरकार को लेकर किसी की तरह के इशू, अब जैसे आप सोचिए अभी जो ये पूरा मामला उठा कि किस तरह से सरकारी बसों का किस तरह से कैसे प्रयोग किया है, सारी चीजें हैं, हर चीजें, कोई नहीं बोल रहा, कोई पार्टी वाला को आपने देखा सुना कोई विपक्ष की पार्टी का आदमी ने किसी ने सवाल उठाया इस बात का? कुछ नहीं, सारा सौदा ईडी सीटी का रह रहा है, कुछ ना रह रहा भाई, जिसने लड़ना है लड़ दो, और कुछ होता ना है। ये गधे हैं, कोई कदे घोड़े बता दे, कदे गधे बता दे, 10 साल हो गए इन बातें नहीं कहते सुनते बाता के सारे सिस्टम फेल हो लिए है जी, बाता के सारे सिस्टम फेल हो लिए। बेरा नहीं भाई, हमने तो बेरा नहीं, हमने के लेना देना, के करना। मैं तो कांग्रेस में हूँ नहीं, मैं जब कांग्रेस में होऊंगा तो कांग्रेस की बात कर लूंगा, जब बीजेपी में होऊंगा तो बीजेपी की बात कर लूंगा, और किसी पार्टी में होऊंगा तो उनकी बात कर लूंगा। तो मैं जनता के साथ हूँ, आजाद पंछी है भाई साहब, तो आजाद की तरह बात करें। चलो, आपने बड़ी अच्छी बात की नवीन जी, और सबसे अच्छी बात ये की आपने हरियाणा के एक आम नागरिक की तरह आवाज उठाते हुए सही मुद्दों की बात की, और ये बात की कि आम जनता के साथ हम हमेशा बने रहेंगे जब भी उनको आपके सहयोग की जरूरत है। और आपने शुरू में बात कही कि भाई साहब लोगों ने मतदान की जरूरत को नहीं,
लोगों ने पार्टी में मर्दा की नींद तोड़ी, जिनको बोलने की आदत हो, जो अपनी आवाज उठा सके। तो हम उम्मीद करेंगे कि नवीन जयहिंद को जल्द किसी पार्टी में किसी ऐसे विचारधारा के साथ देखेंगे जहां वाकई आवाज उठाने वाले लोगों की जरूरत हो, जहां मर्दों की जरूरत हो। तो आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि नवीन जयहिंद जिस तरह से जनता की आवाज लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाते हैं, उसी तरह आगे भी रहेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से जनता की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।